नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सूद सर है आज हमारे पास, एक्स रे ऑफिसर। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, कनाडा ने एक तरीके से भारत पर लांछन लगा दिया और बोल दिया कि इनके सारे डिप्लोमेट्स जो ज्यादातर वहां पर काम कर रहे थे वो खुफिया जानकारी देते थे खालिस्तानियों की, और फिर उसके बाद उनकी टारगेट किलिंग की जाती थी। इस तरीके के बहुत बड़े इल्जाम किसी देश की सरकार पर लगाना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, इनके क्या मायने हैं और क्या कुछ हो भी सकता है, या फिर ऐसे ही फड़फड़ा रहे हैं ये और भारत को बदनाम करने के लिए, या फिर कुछ रंजिश अलग तरीके की निकाल रहे हैं ट्रूडो से रिलेटेड? देखो, ट्रूडो एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो रही, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। आप देखिए, कनाडा के अंदर मकान नहीं मिल रहे लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इकोनॉमी इनकी ऊपर नहीं उठ रही। वो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के ऊपर अब इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। और निज्जर कहाँ पे मर्डर हो गया था 23 जून 2023 को। पहले तो चुप रहे, फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। और इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया जब ये G20 की समिट अटेंड करने आए थे सितंबर 2023 में। एक्चुअली क्या है कि कनाडा इंडिया को वीट सप्लाई करता था, फ्री में वीट देता था 60s के अंदर, क्योंकि इनके पास वीट ज्यादा थी। हमारी कंट्री के अंदर वीट की प्रोडक्शन नहीं थी, फ्री में वीट आती थी। इंडिया अंडर डेवलप कंट्री था, और आज उसके बाद इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन गया। और आज इंडिया एक हिसाब से डेवलप कंट्री बनने की तैयारी कर चुका है। और ये इनसे हजम नहीं हो रहा कि इंडिया कैसे इतना ऊपर पहुंच गया। हम तो नीचे जा रहे हैं, इंडिया ऊपर उठ रहा है। इंडिया की जीडीपी देख करके परेशान है, हमने इनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इससे भी इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रूडो को। और ट्रूडो ने जब अब इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली क्या है कि पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे जून 2023 के अंदर स्टेट विजिट पे। तो यूएस से पीएम मोदी से कहा कि आप हमारे नाटो ज्वाइन कर लो। जब पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहते नाटो प्लस ही ज्वाइन कर लो। पीएम मोदी ने उसके ऊपर भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो यूएस इंडिया से को टारगेट करना शुरू कर दिया। और जब G20 समिट हुई तो वहां पे जिस तरीके से G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, सब हैरान हो गए, परेशान हो गए। और अमेरिका को भी कुछ जेलसी हो गई, और ट्रूडो को उन्होंने कहा कि आप इंडिया को टारगेट करो। और यूएस के कहने पे इन्होंने निज्जर का इशू उठा दिया। पीएम मोदी ने कहा भाई ये कोई ओकेजन नहीं है इस इशू को डिस्कस करने का, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो हमें प्रोड्यूस कर दो। एविडेंस तो आज तक नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद जब ये वहां पे लैंड किए थे G20 समिट को अटेंड करने पे, तो इनके लिए, इनकी पूरी टीम के लिए होटल बुक किया गया था। हर एक कंट्री को अलग अलग होटल दिया गया था। तो इन्होंने कहा जो कमरा अलॉट किया मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। इनको था कि शायद वहां पे कोई बगिंग न की हो, क्योंकि ये जो आप कनाडा है शुरू से इंडिया के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा था, खालिस्तान का एजेंडा। आज से नहीं, 1985 में जब कनिष्का एक प्लेन हाईजैक करके उसको क्रैश करवा दिया था, बम ब्लास्ट करा दिया था उसके अंदर, जिसमें शायद 300 के आसपास लोगों की डेथ हो गई थी। और उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी कनाडा को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। लेकिन कनाडा ने उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया, कहते हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। फिर हमने इनको बताया कि यहाँ तो काम चल रहा है, ये फिर हाईजैक कर रहे हैं इस प्लेन को और उसके बम ब्लास्ट कर देंगे, तब भी कुछ नहीं किया। फिर उस प्लेन के अंदर एक आदमी ने जिसने जाना था वो गया नहीं, उसका बैगेज चला गया। कभी आपने सुना कि प्लेन में आपका बैगेज चले जाए और आप वहां पे जाओ ना प्लेन के अंदर? और ये एक तरीके से सारा का सारा मैनिपुलेटेड काम था, क्योंकि इन लोगों के लिए बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर ह्यूमंस की कोई वैल्यू नहीं है। अब जब वो प्लेन हाईजैक हो गए और जब प्लेन का क्रैश हो गया, बम ब्लास्ट हो गया उसके अंदर, तो एक खालिस्तान का इशू लाइमलाइट में आ गया। और ये चाहता था, कनाडा चाहता था, और आज भी वही चाह रहा है। निज्जर का मर्डर हो गया और उसके ऊपर इंडिया को एक्यूज कर रहा है, क्योंकि इनके पास जो इनकी आरसीएमपी है, कनेडियन माउंटेड पुलिस, वो कुछ ढूंढ नहीं पा रही। उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ प्रूफ नहीं है उनके पास। लेकिन ये अपने लोगों को के सामने, इनके पास तो कोई इशू नहीं है, उसको कोई नया इशू को डाइवर्ट करने के लिए निज्जर का इशू उठा लिया। अब निज्जर का इशू उठा लिया तो जब यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा तब भी कोई बात नहीं की। फिर जब इनको वापस जाना था तो इनका प्लेन खराब हो गया। जब G20 समिट से वापस जा रहे थे तो इनका प्लेन खराब हो गया। तो पीएम मोदी ने कहा आप हमारा प्लेन ले जाओ। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने प्लेन में जाऊंगा। 2 दिन तक रहे इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद जब इनके प्लेन की रिपेयर की गई तो वापस गए। और वो प्लेन इनका 40 साल पुराना था। आप सोचिए, एक डेवलप कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, इसके पास 40 साल पुराना प्लेन है। फिर उसके बाद एक बार ये गए थे अफ्रीका के अंदर, वहां फिर प्लेन खराब हो गया और इनको वहां ठहर करके एक नया प्लेन गया, तब ये वापस आए।
तो ये तो इनका हाल है। इससे पहले ये 2018 के अंदर इंडिया में आए थे, तो पीएम मोदी नॉर्मली जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनसे मिलने खुद जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। पीएम मोदी नहीं गए, इनसे मिले, फिर इनको एक डिनर पे अटेंड किया, इन्वाइट किया था पीएम मोदी को, जो ट्रूडो होस्ट कर रहे थे। पीएम मोदी वहां भी नहीं गए, क्योंकि इन एक खालिस्तानी जो कन्विक्टेड था उसको उन्होंने डिनर पर बुला लिया, तो पीएम मोदी वहां नहीं गए। उसके बाद इनको जाना था, गए ये ताजमहल देखने यूपी के अंदर। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि आप किसी हेड ऑफ स्टेट जाए तो वहां का, अगर हमारा पीएम नहीं जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, तो कम से कम वहां पे चीफ मिनिस्टर चला जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां नहीं गए, स्पेशल उनको कहा गया। उसके बाद ये आप गए इनके गुजरात के अंदर, वहां पे भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर से मिलने नहीं आए। तो इनको जिस तरीके से समझाना था समझा दिया, लेकिन बेअकल आदमियों क्या कितना समझाओगे। अब लोग आजकल ये कहते हैं कि ये कनाडा के जेलेंस्की हैं, जैसे जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद किया, उसी तरीके से कनाडा को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है ये बात कर रही है सीरियस इशू पे और हंस रही है, ये इनका एटीट्यूड है। लेकिन अब कनाडा ने जिस तरीके से इशू को उठाया, इससे पहले इन्होंने अच्छा, मैं एक जो रॉ थोड़ी सी सुना और देता हूँ लोगों को कि असल में ये हुआ क्या है, क्या क्या बोला गया है। एक बार ये वीडियो सुना देते तो लोगों को समझ में आ सके कि असल में क्या चीजें हैं। For members of the pro-Palestine movement. Been are linked to the Khalistan movement or the Sikh self-determination movement. Are you able to share that the transnational repression occurring right now is going beyond just Sikhs connected to the Khalistan movement in some shape or form? So, just in order to preserve the integrity of the investigations that are being conducted by our police of jurisdiction partners, I won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations. But what we've seen is from an RCMP perspective, is the use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada, and we believe that that group is connected to agents of the government of India. अच्छा, एक तो यहाँ पे इन्होंने बिश्नोई की बात की है, और ट्रूडो ने जो बात की है, पहले तो इन्होंने कहा कि एविडेंस की कि एविडेंस वाला अभी मैं वीडियो हाँ बोलिए। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, वही वाली वीडियो मैं चला रहा हूँ अभी। हाँ, वही वाली मैं चला रहा हूँ अभी। Just some clarity on those two things. As the RCMP commissioner pointed out this morning, these are ongoing investigations that are already before the courts in some situations and will end up in trials in the coming months in other situations. So what the RCMP can share and the details of this are extremely limited. As those trials unfold, much more will be known. The decision to inform Canadians right now by the RCMP is aimed at keeping Canadians safe, at disrupting this pattern of behavior that these Indian diplomats have been involved in, and ensuring that Canadians can feel safer. अच्छा, अब मैं इस पे एक बात बता दूं। हाँ बोलिए आप। नहीं, ये इन्होंने कहा हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन है, जब ट्रायल होगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी। जब इन्फॉर्मेशन नहीं तो बात क्यों कर रहे हो? एक कंट्री को चला रहे हो कि तुम घर को चला रहे हो? देखो, इन्होंने बात की है RCMP, वो है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो इनकी इंटेलिजेंस का नाम है, वो उसका नाम है, उसको रेफर कर रहे हैं। इनकी इंटेलिजेंस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या इस तरीके से कंट्रियां चलती हैं? देखो, इससे पहले भी इन्होंने एक एलिगेशन लगाई थी। इन्होंने एक रॉ का जो ऑफिसर था, जो पोस्टेड था कनाडा के अंदर, उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया, जबकि इनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इनकी परमिशन से वहां बैठा हुआ था। जब ये किया तो इंडिया ने इनके 30 डिप्लोमेट्स को यहाँ से बाहर भगा दिया और कहा कि यहाँ तो पैरेलल होना। देखो क्या होता है कि जब कंट्री के अंदर डिप्लोमेट्स होते हैं ना, एक दूसरे के बराबर किए जाते हैं। अगर 20 उस तरफ है तो 20 इस तरफ है। अगर हम कहीं पे कॉन्सुलेट खोलते हैं तो वहां पे भी कॉन्सुलेट खोलता है। तो यहाँ पे इनके डिप्लोमेट्स एक्स्ट्रा थे, क्योंकि हम थोड़े बहुत से लिबरल हैं इनके चक्कर में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में। तो कोई बात नहीं, आपने जा रखी, 30 डिप्लोमेट को भगा दिया। इससे इनको बहुत ज्यादा झटका लगा था। लेकिन अब इन्होंने दोबारा क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि
वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, कुछ काम किया जा रहा है निज्जर के खिलाफ, और बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दी इंडियन हाई कमिश्नर पे और बाकी लोगों पे। तो इंडिया ने जो हाई कमिश्नर था वहां से उसको बुला लिया, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया, मतलब आज हमारे रिलेशन लोएस्ट एप पे पहुंच गए। हाँ, ये इसीलिए ना उन्होंने बोलना है ना साफ साफ कि भैया हम श्योर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम भरोसा नहीं कर सकते इन लोगों पे, ये बोल के बुलाया। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी इनके 6 डिप्लोमेट को यहाँ से बाहर निकाल दिया कि जाओ तुम। देखो मैं तुम्हें बताऊं पहले की बात, पहले हम कनाडा के सामने झुका करते थे, नीचे रहा करते थे, इवन यूरोपियन कंट्रीज के सामने हम इनको फेस नहीं कर पाते थे। और अगर किसी हमारे डिप्लोमेट के बारे में नाम ले दें कि ये आपका आदमी जो है ये काम कर रहा है, तो हमें उसको बुलाना पड़ता था वापस। लेकिन आज हम वो नहीं करते। आज जैसे पीएम मोदी ने कहा आंख से आंख मिला के बात करते हैं, तो इन्होंने काम किया और उनको उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, अपने हाई कमिश्नर को बुला लेगा, और इसके बाद फिर भी अब धमकी दे रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे। कहाँ की सैंक्शन लगा दोगे? और अगर इनको पता था कि इसके अंदर बिश्नोई इन्वॉल्व है तो इसका नाम पहले बताना चाहिए था। अब इंडिया बिश्नोई का नाम आ गया यहाँ पे, जो एक मर्डर हुआ है, एक आदमी को मारा गया मुंबई के अंदर ना। सर इसके पीछे भी जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वीडियो से पहले, कि बिश्नोई का अभी ये नाम ले रहे हैं। जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था उस टाइम पे भारतीय गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई इसके कुछ लोग हैं वहां पर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, प्लीज उन्हें आप यहाँ पे भेज दीजिए क्योंकि ये इन्वॉल्व हैं और ये खतरनाक अपराधी हैं। तो इन्होंने मना कर दिया साफ साफ। अब वही चीज ये लोग कह रहे हैं कि भैया इस गैंग के बंदे, और ये इसी टाइम पे आना जिस टाइम पे बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है, और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, तो इन्होंने इसी चीज का ये इंतजार, इन्होंने सोचा अभी मौका है और ये डाल दे। और जैसा आपने कहा ये पहले वाला भारत नहीं है, ये इस टाइम पे नाम लेना भी एक स्ट्रेटेजी के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सुध सर, जयराम रमेश कांग्रेस का है, उसने फटाफट ट्वीट किया और उसने कहा कि आई होप कि जल्दी से जल्दी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसमें ये जो एक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी वहां जाते रहते हैं, इनको पता होगा जब हम ये करेंगे तो तुम्हें ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो एस जयशंकर ने, अभी वो पाकिस्तान आज पहुंच गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसको कोट करके साफ लिखा है वहां पर कि भाई हमने जो ठीक लगा है, हमने इंटीग्रिटी के तहत अपना सारा काम सही से किया है। रही बात इसकी, अभी इस टाइम पे सबको एक साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, तो उसको करारा जवाब वहीं पे ट्विटर पे दे दिया है। ये लोग जो प्लानिंग जो आप कह रहे थे कि अमेरिका जो जिस तरीके से भी चीजें कर रहा है बैकग्राउंड में, और अब ये इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हाँ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, अब एकदम से उठा दें, वहां पे दंगे भड़क जाएंगे क्योंकि एक मुस्लिम की हत्या हुई है, इसलिए ये लोग इसको भुलाना चाहते हैं। और ये सूद सर, ये जो बहराइच का मामला सामने आया है, इसके तार भी उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं कि उसके नाम पे अब ये दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप बोलिए। बिल्कुल, अखिलेश यादव का उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट है। देखो बिश्नोई का तो आज तक नाम नहीं आया इस केस के अंदर। नाम तभी आया कि जब सिद्दीकी की मौत हो गई, सिद्दीकी को मारा गया, और जब मुस्लिम मरता है तो पूरा वर्ल्ड हिल जाता है, यूरोप हिल जाता है। देखो बेसिकली क्या है कि यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है बहुत साल से। जैसे मैंने कहा कि जब इन्होंने नाम उठाया था कि निज्जर को मारा गया, पहले कनाडा ने बात की, उसके बाद यूएस ने कहा कि नहीं यहाँ पे कुछ इंडिया को करना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज तेज करनी शुरू कर दी, फिर कहा कि हमारे पास 5 आई की इन्फॉर्मेशन है। तो तब में भी हमने बात की थी भाई 5 आई 5 कंट्री है, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और ये अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं आपस में। लेकिन तब हमने कहा था कि जब ईरान के इराक आपके इजराइल पे अटैक हुआ था तब तो 5 आई में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। अब इनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, और वो क्या होता है कि ये सुनी सुनाई बात होती है, जो आप किसी की टेलीफोन की बात सुन लेते हैं, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी शुरू कर दी। फिर उस टाइम पे न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए थे, उन्होंने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी निज्जर के बारे में। तो सारा का सारा जो काम कर रहे हैं झूठ बोल, एक्चुअली क्या है, ये टाई बांध लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बाकी सब झूठे हैं और हमारी बात को सब मानेंगे। पहले मानते भी थे, पहले बीबीसी की रिपोर्ट को बड़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे, लेकिन आज नहीं देते। आज पता है कि बीबीसी झूठ बोलता है। अब जो इसका ट्रूडो का जो अभी इनके देखो, आप इनकी बात सुन लो, ये कैसे बात कर रही है। एक बार यही सोच रहा था, एक बार इसको सुनवाया जाए कि ये लोग क्या कह रहे हैं आगे चल के, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे होंगे अब रिश्तों के बाद क्या होगा, क्या भारत पर सैंक्शन लग जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर एक बार ये सुना देते हैं कि जब ये पूछा गया कि क्या सैंक्शन लगाओगे, क्या करोगे आप भारत पे, तो क्या जवाब आया। ये फॉरेन मिनिस्टर इनकी
I won't answer it either. No, but the reality is that's a question you should be asking the RCMP. But what I said, though, in front of the inquiry, the public inquiry on foreign interference, is that there were clear preoccupations regarding the fact that there was agents of the Indian government that were involved in violation of public. एक चीज और इन्होंने यहाँ पे कही है जो अभी इस वीडियो में नहीं है, कि जब उनसे पूछा गया कि सैंक्शन लगाओगे तो इसने कहा कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। तो ये सैंक्शन लगाने की जो भी बात कर रहे हैं, ये आपने जैसा बोला ना कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है। सैंक्शन तो ये ईरान के उस टाइम पे भी लगा रहे थे। अब इनको पता है कि अगर ये ऐसी कोशिश करेंगे, इधर से रशिया भी है साथ में और ईरान भी है, बाकी के लोग हैं, तो एक तरीके से जो वर्ल्ड है वो एक तरफ बढ़ सकता है। तो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं वो। बोलिए प्लीज। देखिए ऐसा सैंक्शन कब लगती है? रशिया पे क्यों सैंक्शन लगी? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, जो उस टाइम पे यूक्रेन का पार्ट था। ईरान पे क्यों सैंक्शन लगी? क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की बात की थी। और इंडिया पे कैसे सैंक्शन लगा देंगे? किस चीज की सैंक्शन लगा देंगे? और क्या इनका उसके ऊपर कंट्रोल है? देखिए इंडिया से जो इनकी ट्रेड है, टोटल वो ट्रेड आती है 7.65 बिलियन की, जो पिछले साल थी। और उसमें से इंडिया इनको एक्सपोर्ट करता है $4.7 बिलियन और इंपोर्ट करता है 2.95 बिलियन। तो हमारे से इंपोर्ट बंद कराना शुरू कर दोगे? हम कोई तुम्हारे ऊपर तो डिपेंडेंट है नहीं अपनी बिजनेस के लिए। हम तो हमारे तो बहुत से गल्फ कंट्री के साथ बिजनेस चलते हैं। यूएई के साथ हमारा बिजनेस है $80 बिलियन का। चाइना के साथ हमारा बिजनेस है $110 बिलियन का। यूएई को हम 80 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल लेते हैं, बाकी चीजें लेते हैं। और हमारे बहुत सी कंट्री के साथ देखिए हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $10 पर वीक बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेते हैं, उसको यूरोपियन कंट्री को बेचते हैं, उनको भी जरूरत है ऑयल की। और देखिए कनाडा जो है वो ज्वाइन करना चाहता था इंडिया के साथ, एफटीए साइन करना चाहता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने उसको भाव नहीं दिया कि पहले चीजें नॉर्मल कर लो उसके बाद करेंगे। उससे भी परेशान है। हमने नहीं कहा कनाडा से कि हम एफटीए करना चाहते हैं, हमने यूएई से कहा था एफटीए करने की। और दोनों का बिजनेस था $50 बिलियन। नहीं, सबके साथ किया है, सबके साथ कर रहे हैं जिसके साथ वो चीज है। लेकिन उसके साथ हमारा एक प्लान है कि $100 बिलियन तक अपनी ट्रेड को लेके जाना। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। फिर ये चाहते थे इंडिया क्वाड का, कि हम क्वाड का मेंबर बना लो कनाडा को। इंडिया ने उस पर भी इनको भाव नहीं दिया। अब क्वाड के अंदर 4 कंट्री हैं, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो इस एरिया के आसपास है। क्योंकि चाइना जो साउथ चाइना सी में कर रहा है उससे सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है कनाडा, सबसे यानी कि जापान। फिर ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत डर है चाइना से। फिर यूएस तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस रीजन के अंदर, और इंडिया को नेचुरली इंपैक्ट है क्योंकि साउथ चाइना सी इंडिया के नेबरहुड में है। तो पता है कि अगर आज चाइना यहाँ पे आ रहा है तो चाइना आगे भी बढ़ेगा। तो इंडिया तो अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन कनाडा के पास क्या है? हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जापान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, लेकिन उनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। वो अपनी नेवी को ज्यादा ध्यान नहीं देते, सारी अपनी डिफेंस उन्होंने दे रखी है यूएसए को। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत बड़ी सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा। पहले वो फ्रांस के साथ जाना चाहता था, फिर यूएस उस पर इंटरवीन कर गया। क्योंकि देखिए एक बार पीएम मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर G20 की समिट अटेंड करने के लिए 2014 में, नवंबर 2014 में। आते आते पीएम मोदी फिजी में रुक गए। फिजी रास्ते में पड़ता है। जब पीएम मोदी वहां गए तो वहां पे उन्होंने उस जो वहां की कंट्री से, शायद 13 कंट्रीज हैं फिजी के अंदर, छोटी छोटी जो आइलैंड्स हैं, वहां पे गए तो वहां को बहुत ज्यादा वेलकम मिला। हमारा आर्यभट्टा वहां से मॉनिटर किया जाता है फिजी से। तो उस टाइम पे जब पीएम मोदी वहां गए तो सब, क्योंकि चाइना वहां पे आने की कोशिश कर रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था फिजी के आसपास के जो आइलैंड नेशंस हैं, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया पीएम मोदी के विजन को। तो पीएम मोदी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिससे वर्ल्ड उनको अप्रिशिएट करता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन अप्रिशिएट करेगा? और यहाँ पे लोग तो अभी जेलेस्की गए थे कनाडा के अंदर, और जब जेलेस्की और ये इकट्ठे जा रहे थे वहां पे लोगों की भीड़ लग गई, गालियां देने लग गए इन दोनों को, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लग गए। और इंडिया के अंदर ये किसानों की रैली को सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद कनाडा के अंदर वहां पे ट्रकर्स ने एजिटेशन स्टार्ट कर दी और सारे के सारे ओटावा को घेर लिया और ट्रूडो को वहां से भागना पड़ा। तो अपनी कंट्री संभल नहीं रही इनसे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो एलआई है, जो खालिस्तानी इनको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो इनको छोड़ के जा रहे हैं और इनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ रही है। और जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उनके यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाएगी इनके खिलाफ। तो इनको डर है कि खालिस्तानी इनको छोड़ जाएंगे तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि इनके कंट्री के अंदर इलेक्शन अगले साल में। इसलिए
ये अब इंडिया को टारगेट करने लगे दोबारा से। वैसे इन्होंने पीएम मोदी से कहा था, लाओस जब पीएम मोदी और ये गए थे, अभी गए थे, मीटिंग हुई थी, तो उससे पहले कनाडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडिया चाहते हैं कि इंडिया स्ट्रांग हो, हमारी पॉलिसी है वन इंडिया। और पीएम मोदी से मिलने लगे, तो पीएम मोदी ने उनको भाव नहीं दिया, तो फिर ये उस पे आ गए। पीएम मोदी सोचते थे भाव दे देंगे, जैसे मैंने कहा कि हम आज इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे आज सैटेलाइट जाती हैं स्काई में, मतलब आप देखिए हमारे पास क्या चीज नहीं है, हर एक चीज है। न्यूक्लियर बॉम्ब है, सबमरीन बनाने जा रहे हैं हम, इस टाइम पे 25 सबमरीन बनाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी नेवी को स्ट्रांग कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ यूएस पे डिपेंडेंट है ना किसी और कंट्री पे, चाइना को डील करने के लिए। इसीलिए इंडिया 25 सबमरीन बना रहा है, एंटी सबमरीन 16 एंटी सबमरीन शिप्स बनाए जा रहे हैं, इंडिया ट्रॉलर्स बना रहा है जहाँ पे 900 सोल्जर को ले जाया जा सके, क्योंकि हमारे पास 1192 आइलैंड्स हैं, उनका भी हमें प्रोटेक्शन करनी है। हम सैटेलाइट्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, हम मून पे लैंड कर गए, कनाडा अब तो मून तक नहीं पहुंचा। एक्चुअली प्रॉब्लम इनको ये है कि इंडिया के डेवलपमेंट को पचा नहीं पा रहे, और इंडिया अपनी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उसको नहीं पचा पा रहे। आज वर्ल्ड में अगर पीएम मोदी जाते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत होती है पीएम मोदी की। जो बाइडेन को तो पूछता भी कोई नहीं है, और इनको तो किसी गिनती में नहीं आते। फिर जब एस जयशंकर जाते हैं तो पूरा वर्ल्ड उनको सुनता है। और इनके फॉरेन मिनिस्टर को आपने देख लिया, बात करने सीरियस बात कर रहे हैं, हंसने लग गए। तो कनाडा अब किसी तरीके से इंडिया पे सैंक्शन लगाए तो उसका तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क कनाडा को पड़ेगा। और कनाडा के कहने पे कोई हमारे पे सैंक्शन नहीं लगा सकता। हमने जब अपना बम ब्लास्ट किया था पोखरान के अंदर, तो उस टाइम पे यूएस ने सैंक्शन लगाने की बात की थी, रशिया ने इसको वीटो कर दिया, साथ में फ्रांस ने हमको सपोर्ट किया। अभी अजीत डोवाल गए थे पेरिस के अंदर एक डिफेंस की डील के ऊपर, या वहां पे सिक्योरिटी के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, और वहां पे बहुत सारी हमने डिफेंस की डील की फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस हमारा डिपेंडेंट पार्टनर है, हमको सपोर्ट करता है। और अगर यहाँ पे सैंक्शन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सैंक्शन लगा देंगे, वैसे भी पीएम मोदी ने कई बार कह दिया और एस जयशंकर ने कह दिया यूएन टोटली इरेलेवेंट हो चुका है, वहां पे तो कोई बात होती नहीं है, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, उसकी तो बात नहीं करेंगे। इनको चाहिए जाए यूक्रेन और वहां पे पीस की बात करें, इंस्टेड इंडिया को एक टेररिस्ट को अपनी कंट्री में रखने के लिए। और इंडिया को अगर काटने की या बांटने की कोशिश कर रहा है, वो कनाडा सबसे आगे है, क्योंकि वहां पे आप देखिए जो हमारी मिशन है उन पर अटैक किया जाता है कनाडा के अंदर। फिर बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी फलाने इशू है, मंदिर कहाँ चलाए जाते हैं कनाडा के अंदर। और हमने क्या यहाँ पे कोई चर्च चला दिया? इंडिया के अंदर कोई चर्च नहीं चलाया। मंदिर कहाँ चलाए जाते हैं? ब्रिटेन के अंदर। अभी एक मंदिर चलाया गया आपके यूएस के अंदर, वहां पे तो कोई बात नहीं करता। तो टारगेट तो इंडिया को कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं। हमारी कंट्री में चाहे तिब्बतन्स आए, चाहे ज़ोरास्ट्रियंस आए, चाहे इसराइलीज आए, सब वेलकम है। जो हमारी कंट्री आप देखिए, रतन टाटा कौन थे? ये ज़ोरास्ट्रियन थे जो ईरान से आए थे, और जितनी लॉयल्टी इंडिया के साथ थी किसी के साथ नहीं थी। इवन रॉ का चीफ एक रहा है ज़ोरास्ट्रियन। लेकिन मतलब कुल मिला के जो ये जिस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग, उसका नाम लेकर लॉरेंस बिश्नोई का, ये इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इसका नाम एकदम से ऊपर आ गया है और ये इसको भुनाना चाहते हैं ताकि एक तरीके से जो दंगे करवाए जा सकें भारत में। अगर मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि क्योंकि इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा। बिल्कुल बोलिए। देखो ऐसा है, दिल्ली के अंदर एक यहाँ पे झांसी की वो मूर्ति लग रही थी, जो मुस्लिम थे मस्जिद में आसपास शोर मचाना शुरू कर दिया, उसको रोक दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि उनको लताड़ा कोर्ट में बुला करके और कहा तुम्हें कुछ कहना है, नहीं कहना तो जाओ यहाँ से, और दोबारा से मूर्ति बन गई। फिर जिस तरीके से वहां पे मर्डर हुआ एक मुस्लिम का, तब शोर मच गया। लेकिन ये उस पर नहीं बात करेंगे जो बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े जाए ना, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं करेगा। जो बांग्लादेश के अंदर जो पंडित हैं या वहां पे जो आप पूजा करने वाले हमारे लोग हैं उन पे कोई बात नहीं करेगा कि उनको कैसे मारा जा रहा है, और बांग्लादेश से कन्वर्ट करने जा रहा है ऐसे ही जैसा। और ये खतरा बनाएगा इनको कंट्रीज को। अगर आज पाकिस्तान के पास इस्लामिक बॉम्ब है तो सबसे ज्यादा डर किसको? यूएसए को या यूरोपियन कंट्रीज को। हम तो डील कर लेंगे, हमारे पास तो आएगा, हम तो मार देंगे, एक मारेंगे हम 4 मारेंगे, लेकिन खतरा इनको है। लेकिन वहां पे बात नहीं करेंगे। अब बिश्नोई का नाम आ गया तो बिश्नोई पे शुरू कर देंगे। अगर यहाँ पे मूसे वाला एक खालिस्तानी था जिसको कुछ लोगों ने मार दिया क्योंकि वो टेररिस्ट था, अब निजर एक टेररिस्ट है, उसको वहां मार दिया, आपस की इनकी रंजिश है। लेकिन जब इनको कोई एविडेंस नहीं मिलती तो इंडिया पे दाम लगा दो, पाकिस्तान पे लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पाकिस्तान पे नहीं लगाएंगे क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, इंडिया एक हिंदू कंट्री है, इसलिए इसको टारगेट करने पे लगे हुए।
लेकिन ऐसे लोगों के टारगेट करने से इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, हम कमजोर नहीं होते। और बेसिकली क्या है कि हमको टारगेट किया गया जब 2024 के इलेक्शन में, यूएस का भी उसके अंदर हाथ था। पीएम मोदी को कोशिश कर रहे थे पावर से हटाने का, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे एक ऐसा आदमी जो प्लायबल हो या देश को बेचने को तैयार हो, इसलिए राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। पूरा सीए ने जोर लगा लिया उसके बाद, लेकिन पीएम मोदी फिर आ गए। फिर जब यहाँ पे हरियाणा और आपके इलेक्शन हुए आपके कश्मीर के अंदर, तब भी सीआई के लोगों ने मिलना शुरू कर दिया था, राहुल गांधी से मिले, कांग्रेस वालों से मिले, और राहुल गांधी को इवन यूएस के अंदर इनवाइट कर लिया था। उनको सीए के जो ऑफिस है वहां पे ले गए, जो वहां पे इस्लामिस्ट है उनसे मिलाया। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा के अंदर बीजेपी जीत गई तो सब स्तंभ रह गए, परेशान हो गए। इनको उम्मीद थी कि बीजेपी वहां पे हार जाएगी, सबकी असेसमेंट गलत हो गई। तो सालों से फंडिंग हो रही थी ना वहां, तो फार्मर प्रोटेस्ट की कितने सालों से फंडिंग हो रही थी, और वो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में पैसे आते थे, वहां पे लाखों रुपए दिए जाते थे लोगों को। जो किसान थे वो तो अभी कितनी सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वो अपना काम करे, कह रहे भैया हम तो कभी गए नहीं, हम तो किसान है, हमारे तो 20-20 किले हैं, 100-100 किले हैं, कितने लोगों के जितने सारे लोग हैं वो गए ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको जो या तो दलाल थे या फिर जिन लोगों को इन चीजों से मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हरियाणा में इलेक्शन लूज करने से जो इनकी किसान आंदोलन करने की एक चाल थी वो खत्म हो गई। और दूसरी बात है कि कश्मीर में इलेक्शन हुए, कश्मीर में ठीक है फारूक अब्दुल्ला को 42 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी को 29 सीटें मिली। उससे वहां पे फारूक अब्दुल्ला की पैठ तो जमी नहीं, वो भी चेंज हो गए। वो कहते अब तो सेंटर से मिलकर बात करेंगे। तो जो यूएस की प्लान थी वो फेल हो गई कश्मीर में और हरियाणा में, तो वो ज्यादा घबरा गए। और राहुल गांधी का जो एक नाम था जिसको यूज कर रहे थे वो एक्सपोज हो गया। पहले वो आलू जो बनाने पे बात कर रहे थे कि हम आलू से सोना बनाएंगे, उससे राहुल गांधी की बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ी थी। अब जलेबी के चक्कर में राहुल गांधी का शोर मचना शुरू हो गया कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। तो उससे क्या है कि राहुल गांधी एक्सपोज हो गया। सारे अपोजिशन के लोग राहुल गांधी को छोड़ करके कहते हैं ऐसे आदमी से क्या बात करें, जिससे हमें उम्मीद थी कि इलेक्शन जितवा देगा, उस भट्टा बिठवा दिया हरियाणा के अंदर। जबकि हरियाणा के अंदर थर्ड टाइम इलेक्शन थे और बीजेपी थर्ड टाइम यहाँ पे पावर में आई। पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा के अंदर। और दूसरी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव वोटिंग भी होनी थी, क्योंकि जो पावर में होते हैं उसके खिलाफ कुछ कैंपेन भी किया जाता है, वो भी काम नहीं किया। तो इसका मतलब कि मोदी की इस टाइम पे दोबारा से पोजीशन बन गई, उससे यूएस भी परेशान है, कनाडा भी परेशान है। और इन्होंने यूएस ने इस टाइम पे कनाडा के थ्रू एक चाल चली है पीएम मोदी को टारगेट करने की। लेकिन ट्रंप की आप बात सुन लीजिएगा, ट्रंप ने कहा पीएम मोदी इज ए वंडरफुल पर्सन, लेकिन ही कुड बी किलर अगर उसको छेड़ा जाए। और इस टाइम पे जिस तरीके से यूएस और कनाडा ने पीएम मोदी को छेड़ा, तो पीएम मोदी का जो किलर का एटीट्यूड है सामने आ चुका है। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन पे अंदर रोल प्ले किया हरियाणा और कश्मीर के अंदर। और आप देख लीजिए जो दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर थे केजरीवाल, जो पीएम मोदी को तू करके बात किया करते थे, अब उनकी जो सीएम है नई बनी है आतिशी, वो पीएम मोदी से मिलने गई हाथ जोड़ के, हम तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, हमें जेल मत भेजना, हमने बहुत गलतियां की हैं, हमने बहुत करप्शन की है, यही कहने गई होगी ना। तो ये है पीएम मोदी की ताकत, ये है पीएम मोदी की पहचान, क्योंकि पीएम मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और बगैर थके हुए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। जो दंगों की जो भी साजिश करने की कोशिश की जाएंगी उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और अंदर भी इन लोगों के खिलाफ मुझे एक चीज और लग रही है जो आने वाले समय में बाहर आएगी, कनाडा के भी जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जैसे आप बता रहे हैं खलिस्तानियों के साथ मिलकर फंडिंग वगैरह है, उस पे भी काफी हद तक रोक लगाई जाएगी। एक तरीके से इनके जो पेंशन की जो पेंशन फंड जो है ना कनाडा का, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट थी, वो इंडिया में काफी ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखने में यही लग रहा है कि ये लोग बिना बात में मौके का फायदा उठाते हुए इल्जाम लगा रहे हैं और इनके पास निकलने वाला कुछ है नहीं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान।